Good morning. Before starting the sampling theorem, let us summarize the things we have done in the past. So first, we analyze a signal, that is ft. Ft as a signal. We saw some mathematical operations on ft like shifting, reversal, scaling, and differentiation, integration, and addition, multiplication. We practiced lots of problems on ft, and we saw that ft can be time shifting of how the time shifting of ft is done, and such these mathematical operations were performed on a particular signal. Then we moved on the system and we analyzed the system. If there is a system as ft, then we saw the properties of a system like convolution, linearity, and so on, causality and stability, and so on. सो हमने सिस्टम को एनालाइज किया कि अगर एफ टी कोई सिस्टम है देन व्हाट वुड हैपन. सो यहाँ से एक अगर इनपुट है ये, इफ एफ टी इज इनपुट, तो यहाँ से हमने कन्वोल्यूशन के थ्रू आउटपुट रिस्पॉन्स कैलकुलेट किया. ठीक है, इसके बाद हम लोग गए कि एफ टी को हम, अगर कोई एफ टी है एंड इट इज पीरियडिक, इफ एफ टी इज ए सिग्नल and it is periodic, then we can write that periodic signal in the form of Fourier series. Fourier series. कोई भी periodic signal है तो आप उसको एक सीरीज में लिख सकते हो. That is called periodic. That periodic series will be called Fourier series. ठीक है, तो जैसे साइन ओमेगा टी को लिख सकते हो, कॉस ओमेगा टी है, और हमने और कौन कौन से देखे थे, ट्रायंगुलर पल्स, साटूथ, रेक्टेंगुलर पल्स, इम्पल्स ट्रेन. तो हमने ये सारे के सारे फोरियर सीरीज में देखे थे. इसके बाद हमने देखा इफ एफ टी इज ए पीरियोडिक, इफ एफ टी इज ए पीरियोडिक, इन दैट केस अगर ये टाइम डोमेन में है और हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सिग्नल एफ टी. और ये कौन से सिग्नल्स के लिए पॉसिबल है? ओनली स्टेबल सिग्नल्स, ओनली स्टेबल सिग्नल्स, और द सिग्नल्स हैविंग फाइनल वैल्यू. ऐसे सिग्नल्स जिनकी कुछ फाइनल वैल्यू होती है, सिर्फ उन्हीं के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है. एक चीज यहां पे और ऐड करते हैं, अगर ये फोरियर सीरीज में कोई सिग्नल रिप्रेजेंट किया गया है और हमें उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी, अगर हमें फोरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसी पीरियोडिक सिग्नल को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? तो क्या करना है, if you want to convert any periodic signal for converting any periodic time domain signal into frequency domain, अगर हमें किसी पीरियोडिक सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे?
उसके लिए ऑप्शन ये है कि एनी सच सिग्नल्स such signals cannot be directly Fourier transformed. So in that case, what would happen? What you need to do, you need to take the Fourier series of that particular signal. So इसमें first step है, if ft is periodic, express it in the Fourier series form. Second, now take Fourier transform of the Fourier series form. अगर किसी सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले उस सिग्नल को फोरियर सीरीज में एक्सप्रेस करना होगा. जब वो सिग्नल फोरियर सीरीज में एक्सप्रेस हो जाएगा देन आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं. ठीक है. सो इफ ए सिग्नल, if a continuous signal is not Fourier transformable, in that case go for Laplace transform. And if signal is discrete, then go for Z transform. So अगर सिग्नल पीरियडिक है और आप उसको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हो. अच्छा, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन करो, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन करो? ये इसलिए, इसका एक बेसिक रीजन है कि मोस्टली जितने हमारे सिग्नल्स हैं इनपुट पर, जितने हमारे इनपुट पर सिग्नल्स हैं वो जनरली बेस बैंड की फॉर्म में है, और जितने हमारे आउटपुट पर सिग्नल्स हैं वो जनरली ये फॉर्म है, सिंक की फॉर्म में आउटपुट पर. तो अब आप ये देखो कि इनपुट के सिग्नल को तो इजी है डील करना, बट ये वाला जो सिग्नल है दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग सिग्नल, इस सिग्नल के साथ डील करना बहुत मुश्किल है. बट अगर आप देखो कि इस सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या आ जाता है, रेक्टेंगुलर. तो आप जनरली कोई भी एक जनरल सिस्टम ले लो, उसके कोई भी सिस्टम है इनपुट ht, जनरली क्या होता है कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिस में, कम्युनिकेशन सिस्टम को कंसर्न करके बता रहा हूं कि अगर आप इनपुट पे एक नॉर्मल सिग्नल देते हो तो आपको आउटपुट पे कुछ इस तरीके का सिग्नल मिलता है जिसमें हार्मोनिक्स होते हैं, इसमें नॉइज होता है. तो नॉइज को डील करना हमेशा डिफिकल्ट होता है. बट आउटपुट पे क्या होता है कि इस पर्टिकुलर सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक रेक्टेंगुलर पल्स है ना. अगर इसका स्क्वायर भी हो जाता है तो एक ट्रायंगुलर पल्स आते हैं जिसको डील करना, मैथमेटिकली डील करना बहुत आसान होता है. तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्जन करो, क्योंकि सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को एनालाइज करना बहुत इजी हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. एक और चीज जो बेस्ट एडवांटेज है वो क्या है कि कन्वोल्यूशन in time domain becomes multiplication in frequency domain, and multiplication in
टाइम डोमेन बिकम्स कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो अगर तुम्हारे पास सपोज ये वाला सिग्नल है, ये सिग्नल है तुम्हारे पास नॉइज वाला, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है एक और नॉइज से, इस तरह से दो सिस्टम्स का आउटपुट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर लो इसको, अब क्या होगा इसका, कन्वोल्यूशन एक, कन्वोल्यूशन टू। इन दोनों का कन्वोल्यूशन करना ज्यादा आसान है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है, इसीलिए भी टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन की जरूरत पड़ती है। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट, व्हाट इज सैम्पलिंग। व्हाट इज सैम्पलिंग? तो देखो एक कुछ प्रोसेस है, जैसे हमारे पास कम्युनिकेशन में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में दो चीजें हैं, टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन फर्स्ट, और सेकंड चीज है हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल। दो चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आप किसी भी सिग्नल को आप टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा, उसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आप एनालॉग वे में डील कर सकते हो या डिजिटल वे में डील कर सकते हो। एनालॉग सिस्टम है या डिजिटल सिस्टम है। अब एनालॉग सिस्टम्स तो ऑलमोस्ट बंद हो गए या अपग्रेड हो रहे हैं बहुत ज्यादा, उसमें भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है। सो इन दिस एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, डिजिटल सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Now question comes, how one can analyze an analog system to a digital system? तो कन्वर्जन कैसे हो रहा है? तो कन्वर्जन का देखो कुछ इस तरीके से होता है। सपोज हमारे पास कोई FT है, ठीक है तो कोई FT कुछ इस तरीके का है मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इंपल्स ट्रेन से। तो ये क्या सिस्टम बन जाएगा, ये कुछ मल्टीप्लाई होते ही ये कुछ इस तरह बनेगा। जीरो TS माइनस TS minus 2TS minus 3TS 2TS 3TS and so on। यानी कि दिस इज नथिंग बट, सपोज ये QT है, सो दिस इज नथिंग बट FT इंटू QT। सो ये कंटिन्यूस टाइम सिस्टम था, ये कंटिन्यूस टाइम सिस्टम था, आपने इसको इंपल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो एनी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और सिस्टम can be converted into a discrete time signal or system by multiplying with a impulse train, ये and so on। अब डिस्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो फर्स्ट स्टेप है कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट में चेंज करना। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिजिटल करने के लिए एनालॉग टू डिजिटल। फर्स्ट स्टेप है एनालॉग सिग्नल को, जो कंटिन्यूअस सिग्नल है उसको डिस्क्रीट में चेंज करना, डिस्क्रीट बाय मल्टीप्लाइंग इनटू इंपल्स ट्रेन। सबसे पहले ये है, जब ये हो जाता है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्वांटाइजेशन, एंड देन दिस सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल।
क्वांटाइजेशन कुछ इस तरीके से होता है, जो ऊपर ऊपर की पल्स हैं उसको इस तरह से ले लिया जाता है और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड कर ली जाती है, थ्रेशोल्ड, कि अगर सिग्नल की जो वैल्यू है, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन t then it will be considered 1, if value is less than t then value will be considered 0। तो इसको एक 1010 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से एक क्वांटाइजेशन प्रोसेस करके डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एनालॉग, किसी भी एनालॉग सिस्टम को, ये सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का यही तरीका है। क्वांटाइजेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज दिस, एनालॉग टू डिस्क्रीट, जो फर्स्ट स्टेप है। आपने क्या किया? सिग्नल को सैंपल्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड सैम्पलिंग। तो किसी भी कंटिन्यूस सिग्नल्स को काउंटेबल और अनकाउंटेबल सैंपल्स में कन्वर्ट कर देना इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सो फर्स्ट स्टेप फ्रॉम कन्वर्टिंग टू एनालॉग टू डिजिटल इज sampling. So let us move on to sampling now. अब देखो, suppose we have an xt, suppose we have an xt, कोई भी ले लो, रैंडम। इसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म देखो, यानी कि टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में, सो इट इज नथिंग बट, लेट अस अज्यूम ये कुछ इस तरह है, -ωm to ωm। इट इज गिवन, दिस थिंग इज गिवन। कोई भी एक रैंडम सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये दिया हुआ है। नाउ इट इज आस्क्ड xt is to be converted into xn by putting t is equals to nts, where ts is sampling interval and n sample value। ठीक है? और by multiplying the xt with impulse train having period ts। इसका क्या मतलब है? n इज इक्वल टू ts कैसे रखा जाएगा कि अगर आप इस xt को इंपल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स बाय xt इंटू क्यू टी, क्या हो जाएगा? t is equals to nts। Now let us see the Fourier transform of this particular signal, impulse train। तो हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करने में, एक बार देखते हैं आसानी हो रही है या डिफिकल्टी हो रही है। तो देखते हैं
कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं. नाउ इट इज ए पीरियोडिक सिग्नल. So if it is a periodic signal, what we need to do, we need to first calculate its Fourier series. Then only we can convert, we can take its Fourier transform. So first हमारे पास बन जाता है Fourier transform of impulse stream. Sigma n is equals to, sorry, k is equals to minus infinity to infinity del n minus k. This is nothing but your impulse stream. इस तरह. तो ये इम्पल्स ट्रेन होती है. अगर आप इसका फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना चाहते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखो कैसे आएगा. सपोज दिस इज एफ टी. सो फोरियर ट्रांसफॉर्म of ft would be Fourier transform of sigma n is equals to, sorry, k is equals to minus infinity to infinity ck e to the minus j n omega naught n omega naught t. n is equals to, ठीक है. इसका सी एन कितना था अगर आपको याद हो, 1/ts. तो यहां पे आ जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्मा n is equals to minus infinity to infinity 1/t e to the power j n omega naught t. तो ये बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/ts Fourier transform of sigma n is equals to minus infinity to infinity e to the power j n omega naught t. ठीक है, या इसको ऐसा कर लो, सिग्मा n is equals to minus infinity to infinity 1/ts Fourier transform of e to the power n omega naught t. n is equals to minus infinity to infinity 1/ts. 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, अब ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ना. 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 पाई डेल ओमेगा, है ना. तो 2 पाई डेल ओमेगा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट. So Fourier transform of impulse train, this is nothing but impulse train is this. तो Fourier transform of impulse train हमें पता लग गया है, is sigma n is equals to minus infinity to infinity 1/ts, the 2 pi by ts del ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट. तो अगर आप इसको प्लॉट करें, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म को, so this was the impulse signal,
क्यू टी या एफ टी मान लो। इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट करते हैं, इट वुड बी सपोज एफ ओमेगा, इट वुड बी 2 पाई बाई टी एस, 0 माइनस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट प्लस 2 ओमेगा नॉट, सॉरी माइनस 2 ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट एंड सो ऑन। where omega naught is equals to 2 पाई बाई टी एस, सो ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी एस 0 माइनस 2 पाई बाई टी एस प्लस 2 पाई बाई टी एस माइनस 4 पाई बाई टी एस प्लस 4 पाई बाई टी एस एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर एक्स टी इंटू एफ टी को प्लॉट करते हैं, सो इट वुड बी लाइक दिस। सैम्पलिंग हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये माइनस टी एस प्लस टी एस माइनस 2 and so on. So when xt is multiplied by ft, we will get this. अब अगर आप इसका पूरे ट्रांसफॉर्म देखते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, देखो आपको क्या मिलेगा। यू विल गेट एक्स ओमेगा कन्वोल्यूशन एफ ओमेगा, एक्स ओमेगा कन्वोल्यूशन एफ ओमेगा। इन टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन बिकम्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन। तो व्हाट वुड हैपन, ये वाली जो चीज है इसकी मल्टीप्लाई, ये अगर आप देखोगे तो कन्वोल्यूशन में क्या होता है कि एक्स टी कन्वोल्यूशन डेल टी बिकम्स, ये एक्स ओमेगा कन्वोल्यूशन डेल ओमेगा becomes x omega, but x omega convolution del omega minus 1 become x omega minus 1। तो यहां पे अगर देखो तो ये शिफ्टेड वर्जन का सम है, और हर एक इंपल्स की इससे कन्वोल्यूशन होगा, तो इससे कन्वोल्यूशन होगा तो ये वाली इंपल्स यहाँ आएगी, फिर इससे होगा इस वाले इंपल्स का इससे कन्वोल्यूशन होगा तो ये वाली इंपल्स अगेन सेम यहाँ पर आ जाएगी, फिर इस वाले से होगा तो यहां पर आ जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह बनेगा।
ये 0, ये 2π/Ts, ये -2π/Ts, ये -ωm, ये +ωm, और यहां से ये आप कैलकुलेट कर लेना ये कितना आ रहा है। कितना आएगा ये वाला? इससे 2πωm कम, ये प्लस, तो ये वाला आ जाएगा कोऑर्डिनेट। इसको ऊपर से सही से ड्रॉ करता हूं। जीरो 2π/Ts, 2 into 2π/Ts and so on, minus 2π/Ts minus 2 into 2π/Ts, it will be f omega convolution h omega, sorry, x omega, so it would be this. So यहाँ मैं मान लेता हूँ -ωm, ωm, और ये क्या, ये वाला क्या आएगा? 2π/Ts minus ωm, और ये वाला क्या आएगा? 2π/Ts plus ωm, ये 4π/Ts minus ωm एंड सो ऑन। इसी तरह इधर भी चलेगा। तो किसी भी सिग्नल को हम सैम्पलिंग तो कर सकते हैं, यानी कि टाइम डोमेन से कंटिन्यूस सिग्नल से डिस्क्रीट सिग्नल कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी सिग्नल का, बट एक परेशानी आने वाली है। परेशानी क्या आने वाली है? सपोज ओमेगा s इज इक्वल्स टू 2π/Ts, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। परेशानी क्या आने वाली है अगर आप रिकंस्ट्रक्शन करेंगे? देखो, स्टेप्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन। अगर आप रिकंस्ट्रक्शन करने वाले हैं तो आपको क्या चाहिए? आउटपुट पे वापस जो आपका xt था, यू नीड xt back. What was xt? xt was the frequency domain, ये था, ये था xt। ये हमें वापस चाहिए। अगर ये हमें वापस मिल गया, x ओमेगा हमें मिल गया, तो हम, तो इसके करने के लिए क्या तरीका, सबसे आसान तरीका, पास द frequency response through बैंड पास फिल्टर। सपोज कोई एक बैंड पास फिल्टर है, बी ओमेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये है। सपोज कोई बैंड पास फिल्टर है बी ओमेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये है। सपोज दिस इज आर ओमेगा। इफ, अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर मैं इफ ओमेगा सी इज ग्रेटर देन ओमेगा एम, अगर ओमेगा सी ओमेगा एम से ग्रेटर है, तो मैं क्या करूं, आर ओमेगा की मल्टीप्लाई बी ओमेगा से कर दूं, सो यू विल गेट एक्स ओमेगा।
अगर ये ओमेगा सी की वैल्यू ओमेगा एम से ज्यादा है, सॉरी कम नहीं ज्यादा है, इफ ओमेगा सी इज ग्रेटर देन ओमेगा एम, इन दैट केस इस बैंड पास फिल्टर से क्या पास होगा, सिर्फ ये वाली फ्रीक्वेंसी पास होगी। सपोज यहाँ पे माइनस ओमेगा सी आ रहा है, यहाँ ओमेगा सी आ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी पास होगी और ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एक्स ओमेगा हमें दे देगा, और एक्स ओमेगा हमें मिल गया तो एक्स टी मिल गया। सो दिस इज द प्रोसेस कि आप किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्जन कर लो और वापस से उसका रिकंस्ट्रक्शन कर लो बाय यूजिंग बैंड पास फिल्टर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो अब एक एग्जैक्टली सैम्पलिंग थ्योरम क्या है। So this is the suppose a reconstruct a signal that we get at the frequency domain, जो कि f ओमेगा और x ओमेगा का कन्वोल्यूशन है, in which 2 pi by ts is omega s। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह लिख दिया है। अगर हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट, इफ यू वांट टू रिकंस्ट्रक्ट इट, तो हमें क्या करना होगा, इसको लो पास फिल्टर से बाय बैंड पास फिल्टर से पास कराना होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी है। तो ये एज इट इज हमें एक्स ओमेगा निकल के आ जाएगा ये। तो ये हमने देखा कि सपोज बैंड पास फिल्टर का बी ओमेगा है इंटू दिस इज आर ओमेगा, इट बिकम्स एक्स ओमेगा। बट प्रॉब्लम कहां होती है, प्रॉब्लम होती है जब आप ओमेगा एस को डिक्रीज करते हो। सपोज मैंने डिक्रीज किया तो ये ओमेगा एस इधर की तरफ शिफ्ट होगा। ओमेगा एस की वैल्यू सपोज यहाँ पे 5 सेकंड है, 5 है, 5 मेगा हर्ट्स है, 5 किलो हर्ट्स है, मैं इसको कम करूंगा तो ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा। ओमेगा एस डिक्रीज होने से क्या होगा, ये पास पास आएंगे। इफ ओमेगा एस डिक्रीजेस तो क्या होगा, ये पास पास आएंगे, और देखो कैसे आएंगे पास पास, तो ये इस तरह पास पास आएंगे। ओमेगा एम माई ओमेगा एस तो दिस इज द केस वन। जब ये और पास आएंगे, जैसे आप ओमेगा एस को डिक्रीज करोगे तो ये वाले सिग्नल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे। ओमेगा एस डिक्रीज होने से ये वाले सिग्नल क्या आएंगे, पास पास, तो इन दोनों की एज आपस में टच करेगी। दूसरा केस, सेकंड केस देखते हैं, जब इफ यू फर्दर डिक्रीज in that case what happens, ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसको फर्दर डिक्रीज करो तो क्या हो जाएगा, ये और आसपास आएंगे, और आसपास आने से क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएगा। अब आप देखो, अगर आप इस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो और आपके पास ओमेगा सी है तो हमने लिया था ओमेगा सी इज ग्रेटर देन ओमेगा एम, अगर ये है, या ओमेगा सी इज ग्रेटर इज इक्वल्स टू ओमेगा एम, इन दोनों केस में ये सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। बट इफ ओमेगा सी इज लेस देन ओमेगा एम, यानी कि ओमेगा सी ओमेगा एम से कम है, तो रिकंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा। अब हम इन दोनों केस को देखते हैं कि अगर इसके केस में इफ ओमेगा सी इज इक्वल्स टू ओमेगा एम, then only signal will be reconstructed। यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो।
बट व्हाट अबाउट इट? अब इसमें आप ओमेगा सी की कोई भी वैल्यू ले आओ, चाहे छोटी या बड़ी या कैसे भी, यहां पर आप सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों सिग्नल आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, तो सिग्नल इज लॉस्ट रिकंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल. This effect is called aliasing effect. This effect is called aliasing effect. ये कब है? जब आपका जो ओमेगा एस है वो बहुत कम हो जाता है. when आपका ओमेगा एस इतना कम हो जाता है कि सिग्नल का रेस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपस में ओवरलैप करने लगे. इन दैट केस this case is called aliasing, and in such cases 100% reconstruction of the signal is not possible. Signal will be lost. Some amount of signal will be lost definitely. So to remove this aliasing, what is the condition? What is the condition? Condition to prevent aliasing is decided by sampling theorem. ये है सैम्पलिंग थ्योरम कि एलियासिंग ना हो. इससे बचने के लिए जो एक थ्योरम दी गई है दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग थ्योरम. अब देखो क्या है, कब बच सकते हो आप? अगर ये वाला पोर्शन जो है ये इससे बड़ा है, यानी कि ये वाली चीज इससे ग्रेटर है, इट मींस इफ 2 pi by ts minus omega m is greater than equal to omega m, तब क्या एलियासिंग होगी? नहीं. गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है तो एलियासिंग नहीं होगी. दिस इज कॉल्ड ओमेगा एस. ये ओमेगा एम इधर जाएगा, ग्रेटर देन 2 ओमेगा एम, और एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एफ एम 1 by ts 1 by tm. Tm should be greater than equal to 2ts. So these are the condition of preventing the aliasing or reconstructing the signal in its natural or original form. One more thing is there. This particular rate is called Nyquist rate or Nyquist sampling rate or Nyquist frequency. And this is called, TS is called Nyquist interval. ये कौन सा इंटरवल है? निक्विस्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था. ये कौन सा इंटरवल है कि आप सैम्पलिंग जब करें तो एटलीस्ट इतने से करें तो आपका सिग्नल सही जाएगा और सही वापस आएगा. अगर आपने सैम्पलिंग इससे कम की सो वो नहीं हो पाएगा. नाउ देयर इज ए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, तो एफ सी 2 FM, where FC is critical sampling frequency. FC is called critical sampling frequency.
अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बैंड पास फिल्टर से रिलेटेड है कि अगर आपका बैंड पास फिल्टर आइडियल है, आइडियल बैंड पास फिल्टर, उसका रेस्पॉन्स जो होगा वो माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी पर होगा, यानी कि ये वाले जो एंड हैं ये शार्प एंड होंगे, ये स्टेप आएगा। बट प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर की अगर आप बात करें तो प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर का जो रेस्पॉन्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। And this particular thing is called guard band. यानी कि जो उसकी आइडियल बैंडविड्थ है ओमेगा सी, उससे थोड़ा सा ज्यादा बैंडविड्थ होता है। तो अगर इसकी बैंडविड्थ अगर आप देखें तो बैंडविड्थ ऑफ आइडियल बाईपास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर इज ओमेगा सी, bandwidth of practical, this is ideal, practical band pass filter omega c plus guard band। ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर की बात करेंगे in case of ideal band pass filter, fs should be greater than equal to 2 fm। in case of practical band pass filter, fs should be greater than equal to fm plus guard band। ये ध्यान रखेंगे, अगर हमारा बैंड पास फिल्टर प्रैक्टिकल है तो हम गार्ड बैंड को भी निक्विस्ट रेट में इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, so there are three more terms if fs is greater than, for ideal केस में ले रहा हूं, fs is greater than 2 fm, then the sampling would be called oversampling। if fs is equals to 2 fm, then it would be called critical sampling। if fs is less than 2 fm, then it would be called under sampling। ठीक है, और जब ये होगा तो ये सेफेस्ट है, सेफेस्ट, और ये एलियासिंग होगा यहां पर, यानी कि इस केस में रिकंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द क्रिटिकल सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ft is equals to cos 10 pi 10 to the power t। कोई सिग्नल दिया हुआ है ft और इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है।
देखो सॉल्यूशन ओमेगा एम, तो सिग्नल को कभी भी कंपेयर करेंगे तो ऐसे कंपेयर करेंगे ओमेगा एम टी, तो ओमेगा एम इज इक्वल्स टू 10 पाई इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा एस इज इक्वल्स टू या ओमेगा सी इज इक्वल्स टू अगर हम एफ की बात करें तो 2 पाई एफ एम इज इक्वल्स टू ओमेगा एम, और एफ एम इज इक्वल्स टू ओमेगा एम बाई 2 पाई। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एफ एम इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ सैंपल्स पर सेकेंड। इतने सेकेंड में इतने सैंपल्स उस इम्पल्स ट्रेन में हैं या उस सिग्नल में हैं। ये इसको तो ये तो एक्चुअली सैंपल नहीं आएगा, ये हर्ट्स में आएगा, सॉरी। एफ एम इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ एफ एम इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एम इज इक्वल्स टू ओमेगा एम। तो यहाँ से आगे एफ एम इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ हर्ट्स। सो ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा एम और एफ सी इज इक्वल्स टू 2 एफ एम। एफ सी इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻³। अब इसकी यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, दैट वुड बी सैंपल्स पर सेकेंड। 10 into 10⁻³ samples per second, and fs should be, sampling frequency should be तो ये तो है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और ये है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखते हैं calculate the critical frequency of ft is equals to एफ टी ये दिया हुआ है, एफ टी इज इक्वल्स टू 10 cos 20 पाई इंटू 10⁻t प्लस 15 cos स्क्वायर 15 पाई 10⁻t। अब यहाँ देखो तो ये तो एफ टी हो गया, तो इसको मैं मान लेता हूँ इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा m1 है। ओमेगा m1 इज इक्वल्स टू 20 पाई 10⁻3। तो एफ एम इज इक्वल्स टू एफ एम वन इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻3। इसमें देखो ये कॉस स्क्वायर है तो इसको कॉस 2 की फॉर्म में लिख लोगे, तो इसका जो ओमेगा m2 आएगा वो क्या आएगा 30 पाई इंटू 10⁻3 ओमेगा m2। एफ m2 क्या हो जाएगा 15 इंटू 10⁻3 15 इंटू 10⁻3। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। इन दोनों का एडिशन है, तो यहाँ कोई सिग्नल है एफ टी और यहाँ इसका फोरियर, सपोज ये एक तरीके से मान लेते हैं कॉस है तो इम्पल्स की फॉर्म में आएगा। तो एक तो इसमें आएगा 10 इंटू 10⁻3 का, एक आएगा 15 इंटू 10⁻3 का एफ ओमेगा पर, ऐसे ही आएगा ना। अगर आप इसकी इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों सिग्नल्स आने वाले हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो यहाँ पर भी एक इम्पल्स आएगी और यहाँ पर भी एक इम्पल्स आएगी। कॉस ओमेगा टी को एफ ओमेगा में कन्वर्ट करोगे, इसको एफ टी का अगर कॉस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो इम्पल्स की फॉर्म में आएगा। ये आ गया। तो एक इम्पल्स तो इस फ्रिक्वेंसी पे आएगी और एक इम्पल्स इस फ्रिक्वेंसी पे आएगी। अब मुझे बताओ बैंड पास फिल्टर से मुझे ये पूरा कंस्ट्रक्ट करना है,
तो मुझे ये वाली फ्रीक्वेंसी चूज करनी चाहिए, ये वाली, तो मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चूज करनी चाहिए, ताकि ये पूरा का पूरा जो सिग्नल है, ये जो पूरा पूरा सिग्नल है, ये एज इट इज, ये सिग्नल सपोज मुझे मिला है, एफ टी का एफ ओमेगा क्या है, ये है। तो मुझे क्या करना है, अगर पूरे को रिकंस्ट्रक्ट करना है, बैंड पास फिल्टर से पास करना है, तो बैंड पास फिल्टर से पूरा कब आएगा, जब ओमेगा सी इससे बड़ा होगा, व्हेन ओमेगा सी इज ग्रेटर देन दिस। सो इस वाली फ्रीक्वेंसी को चूज करने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी को चूज करने की जरूरत है। तो एफ एस should be greater than equal to 2 fm2, fs should be greater than equal to 2 into 15 into 10 to the power 3, so fs should be greater than equal to 30 into 10 to the power 3 samples per second, or fc is equals to 30 into 10 to the power 3 samples per second। ठीक है, so this is the case। इसमें लिखेंगे नोट, for calculating sampling frequency of sinusoidal signals do not need to draw their response, just consider the greatest frequency available in the expression as omega m, where omega m is frequency of मैसेज सिग्नल। होता क्या है कम्युनिकेशन के अंदर, हम एक मैसेज भेजते हैं, उस मैसेज को हम एनवेलप में रखते हैं और भेज देते हैं, जैसे हम चिट्ठियां डालते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल जो हमारा इनपुट सिग्नल is always considered as message signal in the communication system, and it is always be treated as WM। तो जो फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं मैसेज सिग्नल की, उसको पहले तो इनपुट सिग्नल को क्या बोलते हैं, मैसेज सिग्नल कम्युनिकेशन में, और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा एम से। तो जब भी आप ओमेगा एम देखें तो ये मान लें कि दिस इज द मैसेज सिग्नल और इनपुट सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find TC for the following signal, ft is equals to sync 700t plus sync 500t। So what is what is TC? 1 by FC or critical sampling interval। Now what is sync? Sync T। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए इज 1/350 seconds, ऑप्शन बी पाई अपॉन
350 seconds. Option C, 1/700 seconds. Option D, pi/125 seconds. So ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब सिंक टी देखते हैं, सिंक टी क्या है। तो कुछ बुक सिंक टी को कंसीडर करती हैं इज इक्वल्स टू सैम्पलिंग टी, विच इज इक्वल्स टू साइन टी बाई टी। ठीक है। और कुछ बुक सिंक टी को कंसीडर करती हैं सैम्पलिंग पाई टी, इट मीन्स साइन पाई टी बाई पाई टी। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। अब देखते हैं कि गेट वाले किसको मानते हैं। जो गेट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वो इसको कंसीडर कर रहा है या इसको कंसीडर कर रहा है। तो इसमें से देखते हैं, जो आंसर सही होगा वो निकाल देते हैं, उससे पता चल जाएगा कि ये वाला लिया है तो ये वाला लिया, ये वाला लिया। तो केस 1 देखते हैं। केस 1, when sampling t, sorry, sync t is equals to sampling t. In that particular case इन दोनों के अंदर ओमेगा m is equals to 700 रेडियन पर सेकेंड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेनी है। सो 2 पाई ओमेगा fm is equals to 700 hertz. So fm is equals to 350 by pi, and fs or fc is equals to 2 fm, 700 by pi, और tc is equals to 1/fc is equals to pi/700। क्या ऑप्शन में है? नहीं, नॉट इन द ऑप्शन। तो ये तो नहीं है। sync t is not equals to sampling t. Now let us take case 2. So omega m is equals to 700 pi, ये पाई, ये पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, और ये पाई से पाई कैंसिल। आंसर इज 1/700 सेकेंड। ऑप्शन सी। So it means competitive exam also consider sync t is equals to sampling t, and sync फंक्शन कैसा होता है, अगर ड्रॉ करें तो दोनों में फर्क क्या होता है, देखो। लेट अस ड्रॉ सैम्पलिंग t। (0, +1, 2, 3, 4 and so on), 1, -1, -2, -3, -4 and so on. Whereas sync t would be exactly same in the shape, but it will be pi, -pi, -2 pi, -3 pi and so on, 2 pi, 3 pi and so on. तो this is called sampling signal, जो हमने पीछे पढ़ा था, and this is called sync function। जब भी sync function की बात करते हैं तो उसमें पाई कंसीडर करते हैं।
ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।